हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू ब्रिलियंट माइंड्स। दिस इज निशांत। आज हम देखेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट एडिटोरियल, आत्मनिर्भर भारत अभियान। ये इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल है। इसकी लिंक मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। आप ये एडिटोरियल रीड करेंगे, बहुत प्यारा एडिटोरियल है। इससे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा कि कैसे आंसर राइटिंग की जाती है। ये भी आप इससे सीख सकते हैं। देखते हैं एडिटोरियल में क्या लिखा हुआ है। पहले हम देखेंगे एडिटोरियल का कॉन्टेक्स्ट, फिर हम एडिटोरियल देखेंगे और फिर उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं, वो हम देखेंगे इसमें। तो ये हमारा टॉपिक है आज का, आत्मनिर्भर भारत अभियान चैलेंजेस। ठीक है। दिस आर्टिकल इज बेस्ड ऑन आत्मनिर्भर भारत अभियान लेस स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर राइजिंग अवर पर कैपिटा जीडीपी। आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है वो चलाया क्यों गया, ताकि हमारा जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग हो पर कैपिटा जीडीपी का। ठीक है। ये आर्टिकल था 18 मई का इंडियन एक्सप्रेस में। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस संदर्भ में आर्टिकल। ठीक है। रिसेंटली द गवर्नमेंट अनाउंस्ड एन इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज ऑफ 20 लाख करोड़, ये आपको पता ही होगा, एंड बिग बैंग सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान, जिसे सेल्फ रिलायंट इंडिया भी बोल सकते हैं। The intended objective of this plan is twofold. First, interim measures such as liquidity infusion and direct cash transfer for the poor will work as shock absorber for those in acute stress. ठीक है। इनमें दो फोल्ड प्लान है। पहला क्या है कि जो मार्जिनल सोसाइटी है, जो गरीब है, उनको डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र किया जाएगा, लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ की जाएगी, मतलब डायरेक्ट कैश इन्फ्यूज़ किया जाएगा मार्केट में। और सेकंड क्या है, सेकंड लॉन्ग टर्म रिफॉर्म है इन ग्रोथ क्रिटिकल सेक्टर्स टू मेक देम ग्लोबली कॉम्पिटिटिव एंड अट्रैक्टिव। ठीक है। ये तो एक शॉर्ट टर्म रिफॉर्म है, ये एक लॉन्ग टर्म रिफॉर्म है। टुगेदर these steps may revive the economic activity impacted by COVID-19 pandemic and create new opportunities for growth in sectors like agriculture, micro and small medium enterprises, जिसे MSME भी बोलते हैं, पावर, कोल एंड माइनिंग, डिफेंस एंड एविएशन सेक्टर। ठीक। ये दोनों जो है रिफॉर्म्स मिलके टोटल हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है और एमएसएमई सेक्टर है, पावर एंड कोल माइनिंग, डिफेंस और एविएशन सेक्टर है, इन सबको ये रिवाइव करेगा। कैसे करेगा हम देखेंगे आगे। पहले एडिटोरियल रीड करते हैं, क्या है एडिटोरियल में। इंडियाज जीडीपी स्टोरी इज इंटरेस्टिंग। ठीक है। एज वी क्रॉस द यूके 2 years एगो, हमने जीडीपी के टर्म्स में यूके को क्रॉस किया था 2 साल पहले। फ्रांस लास्ट ईयर हमने फ्रांस को भी क्रॉस कर दिया। एंड वी विल क्रॉस जर्मनी एंड जापान इन द नेक्स्ट 5 year। ठीक है। हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है उसको देखते हुए ही हम एस्टिमेट इजीली कर सकते हैं कि हम जर्मनी और जापान को क्रॉस कर देंगे आने वाले 5 सालों में। दैट विल लीव ओनली अमेरिका एंड चाइना अहेड ऑफ अस। ये हम भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि हमारा रियल कंपटीशन जो है जीडीपी के टर्म्स में वो चाइना और अमेरिका ही है। बट अवर पर कैपिटा जीडीपी स्टोरी इज़ एम्बेरेसिंग। लेकिन जब हम पर कैपिटा जीडीपी की बात करते हैं, ठीक है, ये तो टोटल जीडीपी हो गई, जब पर कैपिटा जीडीपी की बात करते हैं तो वो थोड़ी एम्बेरेसिंग स्टोरी है। क्यों है। वी वंस इक्वल्ड कोरिया 1960 एंड चाइना 1997, बट टुडे देयर आर 138 कंट्रीज अहेड ऑफ अस। एक टाइम पे हम कोरिया और चाइना के बराबर पे थे पर कैपिटा जीडीपी में, बट अब ये हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। और ग्लोबल टर्म में बात की जाए तो 138 कंट्रीज आज हमसे आगे हैं पर कैपिटा जीडीपी के टर्म्स में। द कोविड-19 लॉकडाउन एक्सपोज हाउ पर कैपिटा जीडीपी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर सिटीजन देन टोटल जीडीपी। ठीक है। इवन हमारे कंट्री में इनइक्वालिटी, जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, वो भी बहुत ज़्यादा है कि कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा वेल्थ है, जो 70% वेल्थ है वो 10% लोग होल्ड किए हुए हैं, ऐसा एक डेटा है। ठीक है। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी इनइक्वालिटी है हमारे कंट्री में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। वाई डिड इंडिया डिलीवर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट डिस्पाइट द इनफर्टाइल सॉइल ऑफ द world's most hierarchical society and bottom economy empowerment? The magnificent recent book Gandhi, The Year That Changed India by Ramchandra Guha suggests that while other patriots had used Swaraj to signify national independence, Gandhi made India aware of its true or original meaning, Swaraj और सेल्फ रूल। ठीक है। यहाँ एक ऑथर यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि इंडिया ने जो है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट पे क्यों ध्यान दिया है, जबकि हमारी सोसाइटी सबसे ज़्यादा हायरार्किकली इनफर्टाइल है।
ठीक है, हमारे यहाँ हायरार्की बहुत ज़्यादा फॉलो हुआ करती थी। और रामचंद्र गुहा जी जो हैं उन्होंने एक बुक लिखी है महात्मा गांधी पे, गांधी द ईयर दैट चेंज्ड इंडिया। इसमें इन्होंने सजेस्ट किया है कि जो गांधी जी थे उन्होंने स्वराज का ट्रू मीनिंग बताया था। क्या हो रहा था कि इंडिपेंडेंस मूवमेंट के टाइम पे इस स्वराज को एक सिंबल की तरह यूज़ किया जाता था, बट स्वराज का रियल मीनिंग जो है वो है सेल्फ रूल। ठीक है, ये हमें गांधी जी ने बताया था। अवर कलेक्टिव पॉलिटिकल स्वराज हैजंट ऑलवेज ट्रांसलेटेड इनटू इंडिविजुअल इकोनॉमिक स्वराज। ठीक है, जो हमारा कलेक्टिव पॉलिटिकल स्वराज है, पॉलिटिकली जो स्वराज को यूज़ किया गया है वो ट्रांसलेट एग्जैक्टली नहीं होता है इंडिविजुअल स्वराज में। ठीक है, जैसा गांधी जी ने बताया था। बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट फॉर्मलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, फाइनेंशियलाइजेशन एंड स्किलिंग। ठीक है, हमारे यहाँ फॉर्मलाइजेशन नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, अर्बनाइजेशन नहीं है, फाइनेंशियलाइजेशन नहीं है, स्किल्स नहीं है हमारे सिटीजन्स में उतनी। तो इसलिए हम स्वराज जो है वो लैक करते हैं, हम सेल्फ रिलायंट नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है। द आत्मनिर्भर भारत अभियान पॉलिसी अनाउंसमेंट लास्ट वीक react to COVID-19's economic pain, but are important move in meeting Gandhiji's vision of individual self-reliance and recognizing poverty as the worst form of violence। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है गवर्नमेंट ने चलाया तो लास्ट वीक इसलिए कि वो कोविड-19 से जो इकोनॉमिक हमें लॉस हुआ है उसको रिवाइव किया जा सके, इकोनॉमी को उसको रिफॉर्म किया जा सके। लेकिन ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि गांधी जी का जो विजन था स्वराज को लेके, सेल्फ रिलायंस को लेके, तो उसको भी कहीं ना कहीं हम मीट कर सके, क्योंकि गांधी जी के अकॉर्डिंग पॉवर्टी जो है वो वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस है। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत अभियान ANBA टारगेट्स अवॉइडिंग अनएम्प्लॉयमेंट बिकमिंग हंगर एंड लिक्विडिटी बिकमिंग इंसॉल्वेंसी। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत अभियान का टारगेट क्या है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो आज के टाइम पे हंगर में डेवलप हो चुका है। लोग पहले अनएम्प्लॉयड हुआ करते थे, आज के टाइम पे उन्हें खाना भी नहीं मिल पा रहा है, इलिक्विडिटी होती थी, पैसा नहीं होता था लोगों के पास, लेकिन अब आज कर्ज में डूबे हुए हैं लोग। ठीक है, तो इनको हमें अवॉइड करना है। द एग्रीकल्चरल पैकेज ऑफ 1.63 लाख करोड़ इंक्लूड फार्म गेट, ठीक है, एंड एग्रीगेशन पॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्रीज एंड अदर एनिमल वैक्सीन माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो जो एग्रीकल्चर के लिए पैकेज रिलीज़ किया गया 1.63 लाख करोड़ का, उसमें क्या इंक्लूड है? फार्म गेट। फार्म गेट मतलब जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड मार्केटिंग वगैरह होती है उसको फार्म गेट बोलते हैं। इसको आप थोड़ा और डिटेल में देख लेना। एंड एग्रीगेशन पॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, जहाँ पे सब एग्रीगेट होता है, जहाँ पे जैसे गोडाउन हो गया वो एग्रीगेशन पॉइंट, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर। फिशरीज हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, तो इन सब के लिए ये पैकेज रिलीज़ किया गया है। The non-bank liquidity package of 5.94 lakh crore include MSME, NBFC, MFI, housing finance companies, power discom and other PF tax relief। ठीक है, तो ये जो 5.94 लाख करोड़ रुपीस है ये नॉन बैंकिंग लिक्विडिटी है। ठीक है, ये नॉन बैंकिंग कंपनीज हैं। ठीक है, द माइग्रेंट एंड फार्मर पैकेज ऑफ 3.16 लाख करोड़ इंक्लूड कंसेशन क्रेडिट वाया किसान क्रेडिट कार्ड, फार्मर वर्किंग कैपिटल, अफोर्डेबल हाउसिंग एंड अदर फूड वेंडर्स, ये सब। तो 3.16 लाख करोड़ रुपीस का जो पैकेज है वो किसके लिए है? फार्मर्स के लिए और माइग्रेंट्स के लिए है। तो उनको कंसेशन दिया जाएगा वाया किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक है, और इनको अफोर्डेबल हाउस ये सब भी प्रोवाइड किए जाएंगे, वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड की जाएगी फार्मर्स को इसके थ्रू। द वेलफेयर एंड हेल्थ पैकेज ऑफ 1.85 लाख करोड़ इंक्लूड वेमेन एंड पेंशनर बेनिफिट, मनरेगा, इमरजेंसी हेल्थ रिस्पॉन्स एंड अदर फूड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ठीक है, 1.85 लाख इन सेक्टर्स को अलॉट किया गया। RBI's liquidity measure of 5.24 lakh crore include two phase of targeted long term repo operation। ठीक है, 5.24 लाख करोड़ रुपए RBI ने अपने लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन के लिए रखे हैं। CRR कट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी लिमिट इंक्रीज, रिफाइनेंसिंग फैसिलिटी एंड म्यूचुअल फंड स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी, इन सब चीज़ों के लिए RBI ने अपने मेजर्स लिए हैं 5.24 लाख करोड़ रुपीस के। ये 2 फेज में होगा। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत अभियान स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इन एयरलाइन, डिफेंस एटसेट्रा आर एक्साइटिंग, बट रिफॉर्म टू एसेंशियल कमोडिटी एक्ट APMC एंड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग डायरेक्टली इम्पैक्ट प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, ये सब तो रिफॉर्म ठीक है। आत्मनिर्भर भारत अभियान में हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म भी किए हैं, उसके लिए भी प्रोविजंस है।
एयरलाइन और डिफेंस और इन सबको कैसे स्ट्रक्चरल उनका बेसिक रिफॉर्म कैसे किया जाए वो हम देखेंगे। लेकिन इंडिया जो है वो एग्रीकल्चर डोमिनेट सोसाइटी है। यहाँ 45% हमारी पॉपुलेशन जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। तो इनसे रिलेटेड जो है एक्ट और इनसे रिलेटेड जो इंडस्ट्री है वहाँ पे क्या रिफॉर्म किए गए हैं, जैसे असेंशियल कमोडिटी एक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केटिंग कमिटी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो इन पे अगर डायरेक्ट कोई रिफॉर्म होगा तो वो डायरेक्ट हमारी कंट्री की प्रॉस्पेरिटी पे इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा पॉपुलेशन जो है इन वर्क में इन्वॉल्व है। हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर व्हाट इट इज़ नॉट। यहाँ पे हमने देखा कि इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है, क्या किसके लिए कितना पैकेज है, लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है कि किसको इंक्लूड नहीं किया गया, क्या इसमें छूट गया है। इट इज़ नॉट अ फिस्कल बॉनफायर। टोटल स्पेंडिंग मे बी हायर इफ guarantees crystallize, but for now it is marginally rise our already difficult fiscal deficit। ठीक है, हमारा फिजिकल डेफिसिट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है हम, लेकिन फिजिकल डेफिसिट मतलब हमारा जो एक्सपेंडिचर है और इनकम है टोटल कंट्री की उसमें डिफरेंस है और एक्सपेंडिचर हमारे ज़्यादा है, तो फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा है हमारा। और उसमें भी हमने पैकेज देखे उसको थोड़ा और मार्जिनली बढ़ा दिया। इट इज़ नॉट एन इंस्टीट्यूशनल असॉल्ट। आरबीआई's रोल इन ANBA keeps it away from the political minefield that the US Federal Reserve has entered by recognizing RBI has lending powers, नॉट स्पेंडिंग पावर्स। ठीक है, तो ये कोई इंस्टीट्यूशनल असॉल्ट नहीं है, यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशन ने रिफॉर्म्स नहीं किए हैं, ये गवर्नमेंट कर रही है, क्योंकि आरबीआई का इसमें जो रोल है वो थोड़ा दूर ही रखा गया है, क्योंकि आरबीआई के पास क्या है, सिर्फ लैंडिंग पावर्स है, उसके पास स्पेंडिंग पावर नहीं है। आरबीआई स्पेंड नहीं कर सकता। इट इज़ नॉट अ माइंडलेस पब्लिक सेक्टर एक्सपेंशन। The end of monopolies and new public-private partnership opportunities signal pragmatism and efficiency targeting. It is not waiting for potential COVID upside. It makes us worthy if risky global just-in-time supply chain get replaced by resilient just-in-case diversification। यहाँ क्या बोल रहे हैं कि ये mindless decision नहीं है कोई पब्लिक सेक्टर के एक्सपेंशन को लेकर। ठीक है, यहाँ पे हम मोनोपोली को एंड करना चाहते हैं और न्यू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं। ठीक है, ये एक सोची समझी प्रैग्मेटिज्म मतलब सोचा समझा बहुत दिमाग लगा के लिया गया डिसीजन है, उसकी तरफ सिग्नल कर रहा है ताकि हमारी एफिशिएंसी भी बढ़े। ठीक है, और क्या है, हम कोविड-19 के बैकड्रॉप में ये देख चुके हैं कि जो हमारा सप्लाई चेन है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है, तो इसको भी हमें रिप्लेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी हम एक्सपोर्ट पे डिपेंड करते हैं। तो फिर जब लॉकडाउन हुआ है तो सब कुछ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सब बंद हो गया, तो इसलिए हमारा जो सप्लाई चेन है वो काफ़ी अफेक्ट हुआ है, तो उसमें भी डाइवर्सिफिकेशन की नीड है। इट इज़ नॉट शटिंग ऑफ इंडिया फ्रॉम वर्ल्ड, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम इंडिया को ट्राई कर रहे हैं कि इंडिया को एकदम हम इंडिपेंडेंट बना लें और उसको कट ऑफ करवा दें, बट ये कि हम सेल्फ रिलायंट भी बनने का ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि वो एक लॉन्ग टर्म में बेटर अप्रोच होगा। इट क्रिएट्स न्यू ओपननेस टू इंडियाज इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा मौका है, और अगर इस टाइम हम इंडिया के स्ट्रक्चरल चेंज करते हैं तो ये आगे चल के नए आइडियाज़ को ओपन करेगा, नए इन्वेस्टमेंट को ओपन करेगा, नए ट्रेड्स ओपन होंगे इंडिया में इससे। अ मॉडर्न स्टेट इज़ अ वेलफेयर स्टेट विद फॉर्मल प्राइवेट जॉब। ठीक है, मॉडर्न स्टेट क्या होता है, एक वेलफेयर स्टेट होता है जहाँ पे फॉर्मल प्राइवेट जॉब होती हैं। वेलफेयर स्टेट मतलब जहाँ पब्लिक का ध्यान रखा जाता है, गरीबों का ध्यान रखा जाता है। द आइडियलाइजेशन ऑफ स्कैंडिनेवियन सोशल डेमोक्रेसीज forgets that their dense social security nets are underwritten by remarkably free economies। ठीक है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो है वहाँ पे क्या है कि सोशल सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो वहाँ की जो फ्री इकोनॉमीज है उनके कारण वहाँ सोशल सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ क्या है वो आपस में बहुत ओपन है, बहुत ईजिली ट्रेड करते हैं वो। तो वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस स्केल्ड रैंक डेनमार्क 3rd, नॉर्वे 7th एंड स्वीडन 12th ऑफ 190 कंट्रीज। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग से ही हम बता सकते हैं कि ये कितने अब ओपन है इकनॉमी को लेके अपनी। ठीक है, यहाँ पे बिजनेस करना, ट्रेड करना बहुत आसान है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ईजी है यहाँ पे। Despite or thanks to America's capitalism, its central government spent 37% of GDP. ठीक है, India spent 14%, and its ferocious fiscal pandemic response involved 3 trillion government borrowing in the next 3 months.
ठीक है, अमेरिका भी एक कैपिटलिस्ट कंट्री है, वो अपना 37% ऑफ जीडीपी स्पेंड करता है और इस पेंडेमिक के टाइम पे उसने 3 ट्रिलियन जो है बोरोइंग आने वाले 3 महीने में एस्टिमेट की है। पीपल सजेस्ट द यूएस कैन सस्टेन इट्स वेलफेयर स्टेट बिकॉज इट हैज़ द वर्ल्ड्स रिजर्व करेंसी। ठीक है, लोग पूरा वर्ल्ड इसको ये लगता है, लोगों को ये लगता है कि जो यूएस की जो करेंसी है वो वर्ल्ड रिजर्व करेंसी है, मतलब दुनिया के सारे रिजर्व जो हैं वो डॉलर में रख होते हैं। तो लोगों को लगता है कि ये इसके कारण यूएस की जो इकोनॉमी है वो सस्टेन कर पा रही है, उसका जो वेलफेयर स्टेट का जो स्टेटस है वो सर्वाइव कर पा रहा है। बट ऑथर क्या बिलीव करता है, बट आई बिलीव अमेरिका कैन अफोर्ड इट्स वेलफेयर स्टेट बिकॉज ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ इट्स सिटीज़। ठीक है, लेकिन अमेरिका का जो वेलफेयर स्टेट का स्टेटस है वो इसलिए अफोर्ड कर पा रहा है क्योंकि उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, उसकी सिटीज़ ही इतनी प्रोडक्टिव है, कंट्री तो बहुत दूर की बात है, उनकी जो इंडिविजुअल सिटीज़ है वो ही बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है। जैसे न्यूयॉर्क्स जीडीपी इक्वल्स रशिया विथ 6% ऑफ द पीपल एंड 0.0005% ऑफ द लैंड। न्यूयॉर्क की जो जीडीपी है, सिर्फ न्यूयॉर्क सिटी की जीडीपी है, वो ही पूरे टोटल रशिया की जीडीपी के बराबर है, जो कि है 6%, जो कि है 6%, जिसमें 6% जो है पीपल का रोल है और 0.00005% लैंड का रोल है। ठीक है, तो वहाँ मैक्सिमम जो जीडीपी आ रहा है वो पीपल से आ रहा है, उनके लोगों से आ रहा है, कंपनीज। द 4.5 ट्रिलियन रेवेन्यू ऑफ इट्स 25 लार्जेस्ट कंपनी इज मोर देन जर्मनीज जीडीपी। ठीक है, वहाँ की जो अमेरिका की जो 25 लार्जेस्ट कंपनी है उनका ही रेवेन्यू 4.5 ट्रिलियन है, जो कि जर्मनी की जीडीपी से भी ज़्यादा है। एंड द सिटीजन्स, और वहाँ के सिटीजन्स पर कैपिटा इनकम ऑफ $55,000। ठीक है, वहाँ के सिटीजन्स का पर कैपिटा इनकम ही $55,000 है। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ कितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है। इंडियाज़ वेलफेयर स्टेट डज नॉट लैक इंटेंशन। इंडिया भी एक वेलफेयर स्टेट है, बट इंडिया के वेलफेयर स्टेट में ऐसा नहीं कि कोई इंटेंशन की कमी है, बट वी लैक रिसोर्सेज। इंडिया में रिसोर्सेज की कमी है। नो अमाउंट ऑफ CSR, फिलेंथ्रोफी और गवर्नमेंट कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। CSR मतलब कि हर कंपनी को अपनी सोसाइटी की तरफ थोड़ा कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ये CSR होता है। तो नो अमाउंट ऑफ CSR, फिलेंथ्रोफी मतलब दान धर्म जो होता है वो, और गवर्नमेंट बोरोइंग कैन प्रोवाइड द रिसोर्सेज फॉर द केयर ऑफ अवर वीक, वल्नरेबल एंड अनलकीली दैट वी फ्लो फ्रॉम प्रोडक्टिव सिटीज, फर्म्स एंड सिटीजन। सब जो अमाउंट है CSR, फिलेंथ्रोपी, गवर्नमेंट बोरोइंग, ये सब क्या है, ये जो अमाउंट है इनके रिसोर्सेस एडिक्वेट नहीं है। किनके लिए? हमारी वीक सिटीज़, फर्म्स और सिटीजन्स के लिए। हम उतने प्रोडक्टिव नहीं है, हम वल्नरेबल है, वीक है, अनलकी है इन मामलों में। The government economic implications of COVID are unmodelable. India missed the manufacturing export train that China boarded, but another may be coming. ठीक है, तो इंडिया ने क्या है वो ट्रेन मिस कर दिया, मतलब वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। चाइना एक एक्सपोर्टिंग नेशन है, चाइना बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, बट सेम आज इंडिया बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट पर डिपेंड है, इंडिया की एक्सपोर्टिंग उतनी ज़्यादा नहीं है। तो इंडिया ने वो ट्रेन मिस कर दी है, बट वो शायद हो सकता है कि इंडिया उस चीज़ को वापस कैचअप कर ले आने वाले टाइम में। इवन इफ इट इजंट, इंडियाज इकोनॉमी इज वीकर देन प्रिडिक्टेड बाय हार्वर्ड इकोनॉमिस्ट रिकार्डो हॉसमैन्स इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी मॉडल। आवर high economic complexity has not translated into economic prosperity because of regulatory cholesterol, whose removal has begun. अब क्या है कि इंडिया में जो इकोनॉमी इतनी वीक है, तो इसका एक रीज़न क्या है, इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी है। इंडिया में कॉम्प्लेक्स मॉडल्स हैं इकोनॉमी को लेकर, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स टैक्सेस हैं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नॉर्म्स हैं इंडिया में, बहुत अजीब अलग अलग तरह के, तो जिनके कारण क्या कंपनीज अट्रैक्ट नहीं होती है। तो इनको क्या बोला है कि रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? अननेसेसरी फैट होता है। तो उसी तरीके से जो अननेसेसरी की रेगुलेटरीज जो रेगुलेशंस लगाए हुए हैं
उनको रिमूव करने का ये एक स्टार्ट हो चुका है इंडिया में, ठीक है, रिमूवल हैज़ बिगन। Policy reform is not the solving of sum, but the painting of a picture. 90 days after the lockdown end, we need ANBA 2.0 to finish the job. ठीक है, जो ये पॉलिसी रिफॉर्म्स जो चालू हुए इसका ये मतलब नहीं है कि ये एकदम सब कुछ सॉल्व कर देगा, बट ये एटलीस्ट एक स्टार्ट है, ठीक है। और हो सकता है आने वाले टाइम में हम आत्मनिर्भर भारत अभियान 2.0 भी देखें, ठीक है, जो एक फाइनल स्टेप हो सकता है आने वाले टाइम में। द पोएट इकबाल इज नोन फॉर हिज वंडरफुल सॉन्ग सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा एंड हिज फिलोसफी ऑफ खुदी और इंडिविजुअल सेल्फ रिलायंस वॉज एन इम्पॉर्टेंट इंस्पिरेशन फॉर पॉलिटिकल फ्रीडम इन 1947। ठीक है, आप सबको पता ही होगा, हिस्ट्री में हमने पढ़ा हुआ है, सारे जहाँ से अच्छा जो है वो एक बहुत ही इंस्पिरेशनल पोयम था बाय पोएट इकबाल, ठीक है। और उन्होंने एक कॉन्सेप्ट भी दिया था सेल्फ रिलायंस का, सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट दिया था, जो फिलॉसफी ऑफ खुद दी है, आप पढ़ेंगे इसे तो पता चलेगा। तो इसने बहुत हेल्प की थी हमारी 1947 की जो फ्रीडम स्ट्रगल थी उसमें। तो बट इंडिया बाईपास्ड इकोनॉमिक फ्रीडम, लेकिन क्या ये पॉलिटिकल फ्रीडम मिली थी हमें? हमें अंग्रेज़ों के राज से फ्रीडम मिल गई थी, बट इकोनॉमिकली हमें फ्रीडम नहीं मिल पाई थी। हम इकोनॉमिकली तब भी वैसे ही थे और मोर और लेस आज भी कहीं ना कहीं वैसे ही है। एग्रेरियन सोसाइटी एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है और वो भी एग्रीकल्चर पे हम एडवांस्ड नहीं है, वो भी बहुत सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। एंड मिस्ड हर इकोनॉमिक ट्रस्ट, ट्रस्ट मतलब होता है एक रिलेशनशिप, एक जो बॉन्ड होता है उसको ट्रस्ट बोलते हैं, विथ डेस्टिनी, ठीक है। तो हमने कहीं ना कहीं वो एक डेस्टिनी के साथ वो बॉन्ड मिस कर दिया है जो था, ठीक है। शी हैज़ नाउ मेड अनदर अपॉइंटमेंट टू रेस हर पर कैपिटा जीडीपी, ठीक है। अब हमें एक दूसरा मौका फिर से मिला है, हम अपना पर कैपिटा जीडीपी फिर से बढ़ा सकते हैं। एज इकबाल रोट, तू शाहीन है परवाज है काम तेरा। क्या मतलब है? यू आर अ फैल्कन एंड इट्स योर ड्यूटी टू फ्लाई, ठीक है। आप एक फैल्कन, एक बर्ड है, तो आप एक बर्ड हो और आपका काम है उड़ना। इट्स नॉट योर ड्यूटी, इट्स नॉट ओनली योर ड्यूटी, इट्स ऑल्सो अवर टाइम। ये हमारी सिर्फ ड्यूटी ही नहीं, ये हमारा वक्त भी है, क्योंकि इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें और नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आपने एडिटोरियल देखा कितने अच्छे तरीके से इन्होंने एंड किया है। तो आप इससे सीख सकते हैं कि एक एडिटोरियल की एंडिंग से हम सीख सकते हैं आंसर राइटिंग में एंड कैसे होता है, कैसे हम रेफरेंस देते हैं किसी पोएम और पोएट्स वगैरह के, या फिर आप जो बोल लो कोट जो होते हैं हमारे, या किसी अच्छे राइटर ऑथर के जो हम रेफरेंस देते हैं वो कैसे देने चाहिए, वो भी आप इससे सीख सकते हैं। और इवन आप स्टार्टिंग देख सकते हैं, एडिटोरियल की स्टार्टिंग कितनी अच्छी स्टार्टिंग थी इसकी। इंडियाज़ जीडीपी स्टोरी इज़ इंटरेस्टिंग, इन्होंने पहले ही एक बाउंड कर दिया थोड़ा पास्ट रेफरेंस देखे कि देखिए ये हमारा बैकड्रॉप है और कितना इंटरेस्टिंग बैकड्रॉप है, कितना कॉन्फ्लिक्टिंग है। फिर उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे बिल्ड की स्टोरी। तो ऐसे एक आंसर राइटिंग की जाती है, आप इससे सीख सकते हैं। अब हम इसका एनालिसिस देखेंगे कि ये तो हमने देख लिया कि क्या है। अब देखते हैं कि जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है ये एक्चुअली में है क्या, ठीक है। हम सब जानते हैं स्टिमुलस पैकेज है, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या होगा देखते हैं। प्राइमरी सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट होगा? प्राइमरी सेक्टर्स क्या होते हैं? जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आपने, इकोनॉमी में पढ़ा होगा। द मेजर्स रिफॉर्म टू अमेंड ECA, APMC, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अनाउंस्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर आर पर्टिकुलरली ट्रांसफॉर्मेटिव, ठीक है। जो मेजर्स है एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर वो एक ट्रांसफॉर्मेटिव है। ट्रांसफॉर्मेटिव मतलब चेंज करने वाले। दीज रिफॉर्म्स आर स्टेप टुवर्ड वन नेशन वन मार्केट ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इन रिफॉर्म्स का एक ऑब्जेक्टिव है, क्या ऑब्जेक्टिव है? वन नेशन वन मार्केट, ठीक है। ये चाह रहे हैं कि पूरे देश का एक मार्केट की तरह रिप्रेजेंट किया जाए पूरे देश को। एंड हेल्प इंडिया बिकम द फूड फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। और इंडिया एक फूड फैक्ट्री बन के आए वर्ल्ड में, क्योंकि हमारी एग्रेरियन सोसाइटी है, हमारे बहुत सारी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। तो
अगर हम फूड मार्केट बन जाए वर्ल्ड के तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए भी बहुत अच्छी बात होगी कि हम एक्सपोर्ट भी करने लगेंगे हमारा जो फूड प्रोडक्ट्स हैं। दीज वुड फाइनली हेल्प इन अचीविंग द गोल ऑफ सेल्फ सस्टेनेबल रूरल इकोनॉमी। ठीक है, अगर हमारी जो फूड इंडस्ट्री अगर वो एक्सपोर्ट करने लग गई तो जो हमारा जो एग्रीकल्चर है वो क्या है, बेसिकली रूरल इकोनॉमी है। इंडिया इज़ अ रूरल कंट्री। ठीक है, तो वहाँ की इकोनॉमी क्या है, एग्रीकल्चर बेस्ड है। और अगर ये सेल्फ रिलायंट हो गई, ठीक है, और वर्ल्ड में अगर इसकी डिमांड बढ़ गई तो ये जो रूरल इकोनॉमी है ये भी सेल्फ रिलायंट हो जाएगी। गांव भी जो होंगे वो सेल्फ रिलायंट होने लगेंगे। एज द मनरेगा इन्फ्यूशन ऑफ ₹40,000 crore may help alleviating the distress of migrants while they return to their village। ठीक है, जो 40,000 मनरेगा का जो इन्फ्यूशन किया गया है तो ये माइग्रेंट्स जो हैं जो अपने गांव रिटर्न हो रहे हैं, जो जा रहे हैं, उनको उनकी थोड़ी फाइनेंशियल जो कंडीशन ख़राब है उनको थोड़ा हेल्प करेगा वो। अब सेकेंडरी सेक्टर में देखते हैं क्या है। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, इंडस्ट्री बेस्ड होता है जो प्रोडक्शन वगैरह है। गिवन द इम्पोर्टेंस ऑफ एमएसएमई फॉर इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, हम सब जानते हैं एमएसएमई बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन इकोनॉमी के लिए। द 3 lakh crore collateral free loan facility for MSME under the package will help the finance starved sector and thereby provide a kickstart to a dismal state of the economy। ठीक है, तो एमएसएमई बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन इकोनॉमी के लिए, क्योंकि हम एग्रीकल्चर बेस्ड है लेकिन हम अभी प्रोडक्शन बेस्ड नहीं हुए हैं। इंडिया क्या है, एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो भी, उसमें काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन इन्वॉल्व है। और जो हमारी इकोनॉमी है वो बेसिकली किस पे डिपेंड करती है, सर्विस सेक्टर पे डिपेंड करती है। लेकिन जो प्रोडक्शन सेक्टर है, जो सेकेंडरी सेक्टर है, वो हमारा बहुत वीक है अभी। तो इसलिए एमएसएमई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 3 लाख करोड़ रुपीज़ का पैकेज दिया है गवर्नमेंट ने। और क्या है वो, कोलेट्रल फ्री लोन है, मतलब आपको कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, लोन फ्री मिलेगा आपको, जो भी डिज़ायर्ड इंडस्ट्री होगी उन्हें। ठीक है, और इससे क्या होगा कि जो फाइनेंशियली स्टार्व्ड है, स्टार्व्ड मतलब जो होता है भूखे लोग जो होते हैं काइंड ऑफ, वो स्टार्व होते हैं। तो जो फाइनेंशियली स्टार्व्ड है, ठीक है, जिनको फाइनेंस की नीड है, जिन सेक्टर को, तो उनको एक किक स्टार्ट मिलेगा। और उनकी जो डिसमाल स्टेट है, डिसमाल मतलब जो दुख भरी स्टेट है, ठीक है, तो उस स्टेट को एक किक स्टार्ट मिलेगा, वो आगे बढ़ेगी उनकी इकोनॉमी। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑल्सो एज द एमएसएमई सेक्टर इज द सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर इन इंडिया। ठीक है, तो जो एमएसएमई है वो सेकेंड लार्जेस्ट जनरेटिंग सेक्टर है इंडिया में। जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं, मीडियम स्मॉल, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट है आफ्टर मनरेगा जनरेटिंग सेक्टर्स इन इंडिया। This step will help to sustain the labor-intensive industry and thereby help in leveraging India's comparative advantage। ठीक है, जो इंडिया की इंडस्ट्री है वो कैसी है, लेबर इंटेंसिव है। हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंडस्ट्री नहीं है, हमारे यहाँ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं। तो इनको बहुत हेल्प मिलेगी इस पैकेज से। Additionally, limiting import of weapons and increasing the limit of foreign direct investment in defense from 49 to 74% will give a much needed boost to production in the Ordnance Factory Board while reducing India's huge defense import bill। ठीक है, अभी तक हम क्या कर रहे थे कि इंडिया जो है इम्पोर्ट करता है डिफेंस इक्विपमेंट्स, हम देखते हैं फाइटर प्लेन्स वगैरह जो है, और भी जो है हम रशिया वगैरह, यूएसए और इसराइल, इन सबसे इम्पोर्ट करते हैं। बट इंडिया ने क्या किया है कि जो है एफडीआई को तो बढ़ा दिया है 49 से 74%। तो इससे क्या है कि जो फॉरेनर्स हैं वो इंडिया में ही इन्वेस्ट करेंगे, और जो हम इंपोर्ट करते थे डायरेक्ट वहाँ से फॉरेन से, तो वो इंपोर्ट्स कम होंगे। ठीक है, हम इंडिया में ही डेवलप कर पाएंगे हमारे जो वेपन्स वगैरह हैं। तो इससे काफ़ी जो इंपोर्ट बिल होते हैं उसमें कमी होगी।
टर्शरी सेक्टर क्या होते हैं? सर्विस सेक्टर होती है बेसिकली. द गवर्नमेंट हैज़ adopted a balanced approach in addressing concern across sectors. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, टर्शरी सेक्टर में क्या बैलेंस्ड अप्रोच फॉलो किया गवर्नमेंट ने. द न्यूली लॉन्च्ड पीएम ई विद्या प्रोग्राम फॉर मल्टी मोड एक्सेस टू डिजिटल ऑनलाइन एजुकेशन provides a uniform learning platform for the whole nation, which shall enable school and university to stream courses online without further loss of teaching hours. हम देख रहे हैं कि कोविड-19 के टाइम पे क्या हो रहा है कि जो एजुकेशन है उसका बहुत लॉस हो रहा है, क्योंकि लोग बच्चे जो हैं स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, तो काफ़ी लॉस हो रहा है. तो इसके चलते क्या है, पीएम ने एक स्कीम लॉन्च की है, पीएम ई विद्या प्रोग्राम. इसमें क्या होगा कि जो डिजिटल एजुकेशन है उसको एक यूनिफॉर्मिटी मिलेगी, क्योंकि अभी क्या हमारा जो डिजिटल एजुकेशन है वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन बहुत टफ है, क्योंकि हमारे यहाँ डिजिटल डिवाइड है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा. क्योंकि काफ़ी लोगों के पास एक्सेस नहीं है, मोबाइल फ़ोन इंटरनेट का प्रॉपर एक्सेस नहीं है, कंप्यूटर का एक्सेस नहीं है, ठीक है. और अगर एक्सेस भी है तो हमारे पास ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं है जो एक प्रॉपर एजुकेशन दे पाए, जो क्लासरूम है उसको मैचिंग का जो एजुकेशन है वो दे पाए. तो उसके लिए इन्होंने ये प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है, ठीक है. फिर क्या है, पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ विल बी इंक्रीज्ड बाय इन्वेस्टिंग इन ग्रास रूट हेल्थ इंस्टीट्यूशन एंड रैम्पिंग अप हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर इन रूरल एंड अर्बन एरिया, ठीक है. तो हमारा जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है हेल्थ पे वो बहुत कम है, तो उसको भी हमने इंक्रीज़ किया है ताकि जो वेलनेस सेंटर है वो रूरल और अर्बन एरिया दोनों जगह डेवलप हो पाए, ठीक है. रूरल में बहुत कम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, तो उसको भी डेवलप करने की नीड है, ठीक है. एसोसिएटेड चैलेंजेस, और क्या क्या चैलेंजेस इनके साथ एसोसिएटेड है. इशू रिलेटेड टू लिक्विडिटी. लिक्विडिटी मतलब कैश. द पैकेज ऑफ 20 लाख करोड़ comprises both fiscal and monetary measures. The latter begin in the nature of credit guarantee and liquidity infusion into banks and other financial sectors institution rather than economy per se. तो जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है उसमें क्या है, दोनों चीज़ें इंक्लूड है, फिस्कल भी है, मॉनेटरी भी है, ठीक है. मतलब गवर्नमेंट की तरफ से भी, आरबीआई की तरफ से भी मेशर्स हैं. तो लेकिन इनमें क्या है कि जो लिक्विडिटी इन्फ्यूजन है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि कैश का इतना क्रंच हो जाएगा, क्योंकि 20 लाख करोड़ का कैश मुश्किल होता है अगर एकदम आरबीआई मेशर. तो इसमें क्या है कि जो क्रेडिट गारंटी है, लिक्विडिटी इन्फ्यूजन है, ये बहुत बड़े चैलेंज है इन फाइनेंशियल सेक्टर में, ठीक है. फिर क्या, मेजॉरिटी ऑफ द पैकेज इज लिक्विडिटी मेजर that are supposed to be transmitted by RBI to bank and bank to citizen. The transmission wouldn't be smooth owing to inefficient transmission of monetary policy. ठीक है. मैक्सिमम पैकेज क्या है, जो वो लिक्विडिटी बेस्ड है, कैश बेस्ड है, कि आरबीआई बैंक को देगा और बैंक के थ्रू वो सिटीजन्स को मिलेंगे, लेकिन उतना हमारा एफिशिएंट ट्रांसमिशन है नहीं. तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इसमें. लैक ऑफ डिमांड, ठीक है. एक और क्या चैलेंज है, लॉकडाउन हैज़ लोअर्ड द एग्रीगेटेड डिमांड. हमारी डिमांड कम हो गई है लॉकडाउन के चलते. एंड फिजिकल स्टिमुलस इज नीडेड. तो यहाँ पे एक फिजिकल स्टिमुलस की नीड है, ठीक है, हमें यहाँ पे फिजिकल स्टिमुलस की नीड है. हाउएवर द पैकेज बाय रिलाइंग ओवरवेलमिंगली ऑन क्रेडिट इन्फ्यूजन टू बूस्ट द इकोनॉमी हैज़ फेल्ड टू रिकॉग्नाइज द इन्वेस्टमेंट विल पिक अप ओनली व्हेन पीपल अक्रॉस इनकम सेगमेंट हैव मनी टू स्पेंड. अभी जो हमारी स्कीम्स है वो सब क्या है, रिफॉर्मेटिव स्कीम है. रिफॉर्मेटिव स्कीम वो सब कब काम करेगी, जब ये सिचुएशन नॉर्मल होगी, लोग वापस से परचेसिंग करने लगेंगे, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी, तो उसके कारण फिर हमारी इकोनॉमी रिवाइव कर पाएगी. लेकिन मीनवाइल अभी क्या होगा, जब तक कोविड-19 की सिचुएशन है, लोग लॉकडाउन में है, तो इंडस्ट्रीज जो है वो लॉस में जा रही है, बंद होने के पे आ रही है. तो उनको फिजिकल स्टिमुलस चाहिए, उन्हें कैश चाहिए, उन्हें अभी इंस्टेंट हेल्प की नीड है. तो वो एक चैलेंज है, ठीक है, क्योंकि अभी लैक ऑफ डिमांड है इसलिए. और क्या चैलेंज है, लैक ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस. अनलेस द रेस्ट ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी इज रिवाइव, द एमएसएमई सेक्टर में फेस शॉर्टेज ऑफ डिमांड एंड इट्स प्रोडक्शन में सून स्पटर टू अ क्लोज. अभी क्या है, एमएसएमई जो होते हैं कि छोटे छोटे इंडस्ट्री होती हैं,
तो ये रॉ मटेरियल है, ये एमएसएमई में आएगा। एमएसएमई इसको कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना के एक बड़ी इंडस्ट्री को देता है, फिर ये बड़ी इंडस्ट्री फाइनल प्रोडक्ट बना के हमें सेल करती है। तो अभी क्या है कि शॉर्टेज है, बैकवर्ड लिंक भी शॉर्टेज है क्योंकि रॉ प्रोडक्ट भी नहीं मिल रहा है, और अभी फॉरवर्ड लिंक भी शॉर्टेज है क्योंकि यहाँ पे जो है इंडस्ट्रीज़ का भी सेलिंग ही नहीं हो रही है। तो जो एमएसएमई है इनको अभी सफ़र करना पड़ रहा है। बर्गेनिंग फिस्कल डेफिसिट। बर्गेनिंग फिस्कल डेफिसिट, बर्गेनिंग मतलब एकदम से इंक्रीज होना, सडन इंक्रीज। द गवर्नमेंट क्लेम दैट द stimulus package is around 10% of India's GDP. However, financing it would be difficult as the government is worried about containing the fiscal deficit. ठीक, गवर्नमेंट ने पैकेज तो अनाउंस कर दिया 10% ऑफ जीडीपी जो कि 20 लाख करोड़ का है, लेकिन इसके कारण हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इसको कंटेन कैसे करेंगे। ठीक है। डिफिकल्टी इन मोबिलाइजिंग फाइनेंस, the government seek a disinvestment to mobilize the finance for the plan. However, the majority of Indian industry are already a bit debt laden to take up the stake in PSU. Further, it is difficult to borrow for a market as a rupee with respect to dollar is all time low. अभी क्या है कि गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट तो इसके प्लानिंग कर ली है, लेकिन इसको मोबालाइज करना, इसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करना बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि इस टाइम पे इंडस्ट्रीज़ जो है हमारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उन पे ऑलरेडी बहुत सारा डेब्ट है, कर्जा है, उनके अंदर दबे हुए हैं। तो ये लोग तो अभी PSUs को टेक ओवर नहीं कर सकते, उनका जो शेयर है उनको परचेज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि तो उनके पास पैसा नहीं है। और जो फॉरेन मार्केट्स हैं वो भी, उनसे भी हम अभी परचेज़ नहीं करवा सकते क्योंकि अभी के इंडिया की जो करेंसी है वो बहुत लो चल रही है। ठीक है, तो उतना बेनिफिट नहीं हो पाएगा इंडिया को अगर फॉरेनर्स को हम उन्हें सेल करते हैं। तो स्टेप टू बी टेकन में और क्या है, एनहांसिंग डिमांड, द इकोनॉमिक पैकेज फॉर द कंट्री। ठीक है, स्टेप टू बी टेकन। अब स्टेप क्या लेने की ज़रूरत है, हमने प्रॉब्लम्स तो देख ली बट इसका सोल्यूशन क्या है। एनहांसिंग डिमांड, डिमांड को बढ़ाना। द इकोनॉमिक पैकेज फॉर द कंट्री एमर्जिंग आउट ऑफ द लॉकडाउन रिक्वायर स्टिमुलस एनहांसिंग डिमांड अक्रॉस द इकोनॉमी। ठीक है, हमने जो पैकेज रिलीज़ किए हैं लॉकडाउन के लिए, लेकिन इसमें सबसे ज़रूरी क्या है, हमें डिमांड इंक्रीज़ करनी पड़ेगी अक्रॉस द इकोनॉमी। द बेस्ट वे फॉर दिस इज़ टू स्पेंड ऑन ग्रीन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस डिमांड इंक्रीज़ करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि जो ग्रीन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, ग्रीन फील्ड मतलब एकदम नए जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं उसको ग्रीन फील्ड बोलते हैं। एक होता है ब्राउन फील्ड, मतलब क्या होता है जो एग्जिस्टिंग है फिर उसको हम थोड़ा और एक्सपेंड करते हैं तो उसको ब्राउन फील्ड बोलते हैं। तो ये ग्रीन फील्ड है, तो उस पर स्पेंड करना। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग यूनिकली क्रिएट स्ट्रक्चर दैट राइज प्रोडक्टिविटी एंड एक्सटेंड स्पेंडिंग पावर टू द सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन मोस्ट अफेक्टेड बाय लॉकडाउन, नेमली डेली वेज लेबर। तो इनसे क्या होगा कि जो डेली वेज लेबर है इनके हाथ में कैश आएगा। तो ये जो होते हैं डेली वेज लेबर, यही सबसे ज़्यादा स्पेंडिंग क्लास होती है। ठीक है, ये डेली का स्पेंड करते हैं, ये लोग जितना कमाते हैं उतना स्पेंड करते हैं और धीरे धीरे ये कैश इकनॉमी में आता है और इकनॉमी रिवाइव होगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि इन तक कैश पहुँचे, इन तक पैसा पहुँचे, इन तक हेल्प पहुँचे। तो इसके लिए ये सब इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज और ये सब ज़रूरी है। स्टेप टू बी टेकन में नेक्स्ट क्या है, मोबिलाइजिंग फाइनेंस। हमें फाइनेंस को ही मोबिलाइज करने की ज़रूरत है। फॉर फाइनेंसिंग ऑफ द स्टिमुलस पैकेज इंडियाज फॉरेन रिजर्व स्टैंडर्ड एट एन ऑल टाइम हाई विच कुड बी स्ट्रेटेजिकली यूज फॉर फाइनेंस इट्स नीड। द रेस्ट मे हैव टू कम फ्रॉम प्राइवेटाइजेशन, टैक्सेशन, लोन एंड मोर इंटरनेशनल एड। तो इस टाइम पे क्या है, हमें अपनी जो फाइनेंस है उसको मोबिलाइज करने की ज़रूरत है क्योंकि हमारा जो फॉरेन रिज़र्व है वो अब तक बहुत हाई है
ऑल टाइम हाई है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसके थ्रू इसको हम बहुत स्ट्रेटेजिकली बहुत सोच समझ के यूज़ कर सकते हैं फाइनेंस को। हमारे पास डॉलर गोल्ड बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे, ठीक है। और बाकी का जो हमारे पास फाइनेंस है वो कहाँ से आएगा? प्राइवेटाइजेशन से। जो हमारी इंडस्ट्री है उसको हम, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री उसको प्राइवेटाइज कर सकते हैं। टैक्सेशन उसमें अगर थोड़ा रिफॉर्म करें या फिर टैक्स कलेक्शन अगर बढ़ जाए तो उससे भी हमारा फाइनेंस आ सकता है। लोन्स हैं, लोन रिपेमेंट जो होते हैं, हमने जो लोन दिए हुए हैं उनसे आ सकता है। इंटरनेशनल एड है, हम इंटरनेशनल जो एड ले सकते हैं वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड बैंक वगैरह से। और फिर क्या? हॉलिस्टिक रिफॉर्म। हॉलिस्टिक मतलब ओवरऑल। एनी स्टिमुलस पैकेज विल फेल टू रिफ्लेक्ट द ट्रिकल डाउन इफेक्ट। ट्रिकल डाउन इफेक्ट मतलब बड़े से छोटा, फिर छोटा छोटा। इंडस्ट्रियलिस्ट को अगर आप पैकेज दोगे तो वो फिर नीचे आएगा, फिर ऐसे धीरे धीरे करके वो एक वर्कर होता है वहाँ तक पहुँचता है, तो उसे ट्रिकल डाउन इफेक्ट बोलते हैं। तो एनी स्टिमुलस पैकेज विल फेल टू रिफ्लेक्ट द ट्रिकल डाउन इफेक्ट until and unless it is backed by reforms in various sector। ठीक है। अगर आपको ट्रिकल डाउन इफेक्ट देखना है, क्योंकि आप अगर पैकेज इन्फ्यूज कर रहे हो बड़ी इंडस्ट्री में, लेकिन वो नीचे तक पहुंचना चाहिए। अगर आपको ये चाहिए, अगर आप चाहते हो कि नीचे तक पहुंचे, ट्रिकल डाउन इफेक्ट हो, तो आपको वेरियस सेक्टर्स में रिफॉर्म करने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ 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 हर जगह रिफॉर्म चाहिए होंगे। Thus, Atmanirbhar plan also encompasses the unfinished agenda of holistic reform, which may include reforms in civil service, education, skill and labor, etc। ठीक है, इसलिए आत्मनिर्भर अभियान में क्या है कि और रिफॉर्म्स की नीड है, जो कि होलिस्टिक रिफॉर्म होंगे। सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म की नीड है, एजुकेशन में रिफॉर्म की नीड है, स्किल लेबर में रिफॉर्म की नीड है। तभी ये सक्सेसफुल हो पाएगा, ट्रिकल डाउन इफेक्ट इसका दिख पाएगा। तो कंक्लूजन क्या है? द इकोनॉमिक क्राइसिस ट्रिगर्ड बाय कोविड-19 पैंडेमिक इज मच लाइक 1991 इकोनॉमिक क्राइसिस। ठीक है, ये सिमिलर है वो 1991 के इकोनॉमिक क्राइसिस की तरह, विच वॉज हार्बिंजर ऑफ अ पैंडेमिक शिफ्ट वाया लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसको हमने कैसे टैकल किया था? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू, LPG। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा इकोनॉमी में। द पोस्ट कोविड-19 एरा में अशर इन unprecedented opportunities provided the implementation deficit is adequately addressed। ठीक है, तो पोस्ट कोविड-19 जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद जो होगा ना, वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन प्रोवाइडेड, ज़रूरी ये है कि हम जो हमारे जो रिफॉर्म है, हमारी जो कमियाँ हैं, उनको हम एडिक्वेटली एड्रेस करें, उसको बिल्कुल अच्छे से हम बिल्कुल अच्छे से उसको एड्रेस करें। तो ये आप देख सकते हैं आत्मनिर्भर अभियान के बारे में थोड़ा सा एक इन्फोग्राफ है। अब इसमें मेंस से कैसे क्वेश्चन बन सकता है? एनी फाइनेंशियल स्टिमुलस पैकेज विल फेल टू रिफ्लेक्ट द ट्रिकल डाउन इफेक्ट अनलेस इट इज बैक्ड बाय रिफॉर्म इन अदर सेक्टर। डिस्कस द स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट अगर चाहिए तो फिर हर एक सेक्टर में रिफॉर्म्स की नीड होगी। तो इसके ऊपर आपको कमेंट करना है, डिस्कशन करना है। ठीक है, तो इसको आप 250 वर्ड्स में लिखेंगे। आप इसको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी सेंड कर सकते हैं, या फिर आप इसे सेल्फ इवेल्युएट भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं इवेल्युएट करूं तो इसको आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर सकते हैं। आई विल इवेल्युएट दैट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।